न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों की ओर। में एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। एनडीए के उप मुख्यमंत्रियों की आज दिल्ली में बैठक, पीएम मोदी को शामिल। राहुल गांधी पर नेता प्रतिपक्ष कम, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ज्यादा फिट हो जाए, बीजेपी का असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में समझाया साफ पाकिस्तान को किया बेनकाब। तो खबरें विस्तार से। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की आज दिल्ली में बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी की अगुवाई में आज रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। एक दिवसीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने को लेकर चर्चा किए जाने की संभावना है। सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी बैठक के लिए आ गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस अहम बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होने के लिए पहुंच गए। बीजेपी के सुशासन विभाग के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने जारी बयान में बताया है कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सशस्त्र बलों और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही अगली जनगणना में जातिगत गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की भी सराहना की जाएगी। पीएम मोदी की अगुवाई में आज रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। एक दिवसीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने को लेकर चर्चा किए जाने की संभावना है। सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी बैठक के लिए आ गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस अहम बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होने के लिए पहुंच गए। बीजेपी के सुशासन विभाग के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने जारी बयान में बताया है कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सशस्त्र बलों और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही अगली जनगणना में जातिगत गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की भी सराहना की जाएगी। पीएम मोदी की अगुवाई में आज रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। एक दिवसीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने को लेकर चर्चा किए जाने की संभावना है। सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी बैठक के लिए आ गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस अहम बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होने के लिए पहुंच गए। बीजेपी के सुशासन विभाग के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने जारी बयान में बताया है कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सशस्त्र बलों और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही अगली जनगणना में जातिगत गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की भी सराहना की जाएगी। Look at camera, sir.
बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी पर नेता प्रतिपक्ष कम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ज्यादा फिट होता है, बीजेपी का हमला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सेना की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दोनों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बर्ताव करते हैं उसके लिए नेता प्रतिपक्ष कम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ज्यादा फिट होता है। पूनावाला ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता विपक्ष के नेता को पाकिस्तान का नेता समझते हैं। उन्होंने कहा कि आज सब पाकिस्तान के सांसदों समेत पूरी दुनिया इस बात पर सहमत है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, उसके बाद भी कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सेना की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दोनों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बर्ताव करते हैं उसके लिए नेता प्रतिपक्ष कम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ज्यादा फिट होता है। पूनावाला ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता विपक्ष के नेता को पाकिस्तान का नेता समझते हैं। उन्होंने कहा कि आज सब पाकिस्तान के सांसदों समेत पूरी दुनिया इस बात पर सहमत है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, उसके बाद भी कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सेना की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दोनों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बर्ताव करते हैं उसके लिए नेता प्रतिपक्ष कम पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ज्यादा फिट होता है। पूनावाला ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता विपक्ष के नेता को पाकिस्तान का नेता समझते हैं। उन्होंने कहा कि आज सब पाकिस्तान के सांसदों समेत पूरी दुनिया इस बात पर सहमत है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, उसके बाद भी कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती। आज राहुल गांधी जी पूंछ में थे और अभी अभी उनका जो वक्तव्य सामने आया है उसे देखकर पूरा देश हैरान है, परेशान है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी, नेता प्रतिपक्ष भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। राहुल गांधी जी के वक्तव्य में जो सभी जगह प्रकाशित भी हुआ है, वो कहते हैं कि पूंछ में जो हुआ वो एक त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी थी। एक्ट ऑफ टेरर को राहुल गांधी जी अब एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे हैं। राहुल गांधी जी निहत्थे हमारे नागरिकों पर, इनोसेंट सिविलियंस पर गोलियां बरसाने का काम, शेलिंग करने का काम पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता वाली सेना ने किया और केवल निहत्थे लोगों पर नहीं, गुरुद्वारे पर गोलियां चलाकर जो ग्रंथी, जो पूजा अर्चना कर रहे थे, जो गुरुद्वारे में थे, उनके ऊपर गोली चलाकर उनको मारने का काम किया गया। स्कूल पे गोलियां चलाई गई, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। और राहुल गांधी इस प्रकार से व्हाइट वॉशिंग अर्थात लीपापोती करते हैं और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बताते हैं। पर राहुल गांधी ऐसी बात करे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की लीपापोती की है। 26/11 को हिंदुत्व का कार्य बताने का काम किया था ना। समझौता ब्लास्ट में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम और हिंदुत्व टेरर कहने का काम कांग्रेस ने ही किया था ना। पुलवामा में भी रणदीप सुरजेवाला ने इसे इनसाइडर जॉब, होम ग्रोन टेरर का जॉब बताकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया था ना। और अभी ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, पहलगाम में 24 घंटे भी नहीं बीते थे तो राहुल गांधी के परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा, हस्बैंड ऑफ प्रियंका वाड्रा, कहते हैं कि यह हिंदुत्व की वजह से हुआ। मतलब पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान के कुकर्मों को, पाकिस्तान के क्रिमिनल एक्शंस को हमेशा एक कवर फायर देने का काम राहुल गांधी और उनका परिवार करता है। और आज पूंछ में आपने देखा होगा कम से कम 1 डजन से ज्यादा हमारे नागरिक मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। उसको राहुल गांधी एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बताते हैं। ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के नाम पर राहुल गांधी जी इस देश के साथ कॉमेडी करना बंद कीजिए। आपने हमारे
जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया। और ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग भी नहीं है, ये सीधे सीधे कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। जब भारत की सेना, शूरवीर सेना हमारी 9 आतंकी कैंप पर, 11 मिलिट्री बेसिस पर 100 से अधिक आतंकियों को समाप्त करती है, 70 से ज्यादा पाकिस्तान के मिलिट्री के लोगों को मारती है और पहली बार न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तो किस प्रकार से कांग्रेस के नेता, उनके सर्वोच्च नेता खड़गे जी बोलते हैं कि यह ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। इनके दूसरे नेता गुलाम मीर, वो कहते थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। विजय वड़त्तीवार, जिन्होंने 26/11 पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया था, वो आकर कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई तबाही नहीं हुई, जो भी तबाही हुई वो भारत की हुई, भारत के लोगों को नुकसान हुआ, भारत के एसेट्स को नुकसान हुआ। 15,000 का ड्रोन था, 15 लाख की मिसाइल क्यों भेज दिया आपने? मतलब ये एक प्री प्लान तरीके से, ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्ती कर सके, पीपी बन सके, ये उसका एक और परिचय है। और ये सारा कुछ संयोग नहीं, सहयोग है। बढ़ते अगली खबर की ओर। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में समझा इस्लाम, पाकिस्तान को किया बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोल कर रख दी। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोल कर रख दी। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोल कर रख दी। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोल कर रख दी। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान। Because if you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened in the mainland India. Yes, in the Poonch area, we know what has happened, but the air defense system. I mean, what has been said by the government in the media is that all our technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown
from a failed state like Pakistan. You're absolutely right. A bomb blast took place in Rameshwaram. Those culprits have been caught. And let me also remind you that the 26/11 incident which took place in Mumbai, Ajmal Kasab was caught. Ajmal Kasab was given all the due process of the law, wherein Ajmal Kasab went through all the legal process of our country, and ultimately the court gave him the punishment. Even after that, the Indian investigators gave all the evidences which was required to the Pakistani government. They had given proofs, audio recordings, and can you believe at that time when this 26/11 incident took place, the Pakistan foreign minister was in India. So this is a state which is not at all connected. It is not at all concerned about the safety and what the message that goes out. But unfortunately, because of Pakistan's intransigence, that trial didn't go further up. But when Bahrain was heading the FATF committee and Pakistan was put in the grey list, that trial proceeded. And after that, Pakistan came out of grey list. And unfortunately, those people were convicted only in money laundering, not in terrorist charges. And there was a UN designated terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. I don't know where in the world the prison system is such that Mr. Zakiur Rahman is a designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. Now this is what Pakistan's legal system or the support of the state is concerned. So I can only assure you, with all the responsibility, that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल। पहलगाम आतंकी हमले पर एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और अब बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान ने भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा है कि अपने सुहाग को खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था। यही कारण है कि 26 लोग गोली का शिकार बन गए। सांसद के इस बयान के बाद से ही काफी निंदा हो रही है। राजनीतिक दलों ने भी कई सवाल उठाए। इस बयान के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टी इस बयान को असंवेदनशील कह रहे। इमरान प्रतापगढ़ी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने जांगड़ा के बयान पर आपत्ति जताई है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जांगड़ा के बयान पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शहीदों और पीड़ितों लोगों के अपमानित करने की होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से कहना है कि जिनके सिंदूर उजड़े हैं उनके प्रति तो आपके नेता थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए हैं उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जी कर रहे हैं। ये बेहद ही घृणित टिप्पणी है। बीजेपी की तरफ से लगातार शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और अब बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान ने भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा है कि अपने सुहाग को खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था। यही कारण है कि 26 लोग गोली का शिकार बन गए। सांसद के इस बयान के बाद से ही काफी निंदा हो रही है। राजनीतिक दलों ने भी कई सवाल उठाए। इस बयान के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टी इस बयान को असंवेदनशील कह रहे। इमरान प्रतापगढ़ी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने जांगड़ा के बयान पर आपत्ति जताई है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जांगड़ा के बयान पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शहीदों और पीड़ितों लोगों के अपमानित करने की होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से कहना है कि जिनके सिंदूर उजड़े हैं उनके प्रति तो आपके नेता थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए हैं उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जी कर रहे हैं। ये बेहद ही घृणित टिप्पणी है। बीजेपी की तरफ से लगातार शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और अब बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान ने भूचाल ला दिया।
उन्होंने कहा है कि अपने सुहाग को खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था। यही कारण है कि 26 लोग गोली का शिकार बन गए। सांसद के इस बयान के बाद से ही काफी निंदा हो रही है। राजनीतिक दलों ने भी कई सवाल उठाए। इस बयान के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टी इस बयान को असंवेदनशील कह रहे। इमरान प्रतापगढ़ी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने जांगड़ा के बयान पर आपत्ति जताई है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जांगड़ा के बयान पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शहीदों और पीड़ितों लोगों के अपमानित करने की होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से कहना है कि जिनके सिंदूर उजड़े हैं उनके प्रति तो आपके नेता थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए हैं उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा की बीजेपी सांसद रामचंद्र जी कर रहे हैं। ये बेहद ही घृणित टिप्पणी है। बीजेपी की तरफ से लगातार शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में देर रात भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, जल भराव में डूबी नजर आई कारें। दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम को हुई बारिश से जहां मौसम को खुशनुमा हुआ तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में आफत बनकर टूट गई। दिल्ली में बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तेज बारिश के कारण रविवार सुबह कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास के इलाकों में भी सड़कों पर पानी बह रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के लिए बारिश व तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज यानी रविवार को भी मौसम विभाग के राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, एडमिशन तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। बता दें कि शनिवार देर रात हुई बारिश से दिल्ली में कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। कई वाहन जल भराव में फंसकर खराब है या फिर बंद हो जा रहे हैं।
बढ़ते अगली खबर क्यों। सीएम रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में बताया रोड मैप। मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधारों पर कार्य कर रही है। उन्होंने हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली को जीरो इमिशन सिटी और जीरो प्रिवेंटेबल डेथ्स की दिशा में अग्रसर करे। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ती और प्रभावी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत, पीएम जन औषधि योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने बजट से अतिरिक्त समर्थन देकर लागू किया है। साथ ही राजधानी में नए अस्पतालों की योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया है कि हर घर नल से जल सुनिश्चित करने के लिए एक चरणबद्ध योजना बनाई गई है। राजधानी में कई नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा है कि साथ ही यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए STP लगाने की योजना है। हमारा उद्देश्य यमुना को केवल स्वच्छ नदी नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी 100% इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाए। इसके लिए 2000 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बढ़ती अगली खबर क्या। टैक्स में मिले 50% की हिस्सेदारी। नीति आयोग की बैठक में सीएम स्टालिन ने की मांग। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया, जो 3 साल के बहिष्कार के बाद उनकी पहली उपस्थिति थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपने हस्तक्षेप के दौरान मुख्यमंत्री ने राजकोषीय संघवाद और राज्य की स्वायत्तता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। सीएम स्टालिन ने केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल 33.16% का वर्तमान हस्तांतरण 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41% से काफी कम है। उन्होंने बताया है कि इस कमी ने राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय दबाव डाला है, जिससे उन्हें केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने शिक्षा के वित्तपोषण का उदाहरण दिया है, जहां पीएम श्री स्कूल पहल से संबंधित कुछ शर्तों का पालन न करने के कारण तमिलनाडु को 25-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए 2200 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया गया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।